अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम 337 पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली जो हमारी वीडियोज़ है उसमें हमने 337 पढ़ा था, हर्ट और उसकी टाइप्स और उसकी पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उस हर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिस पे किसास जो है लायबल नहीं होता, ठीक है, जो कि 337 में बताया गया है। तो मैं अब इसको रीड आउट करती हूँ कि हर्ट शेल नॉट बी लायबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। अब वो ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें आपने हर्ट तो कॉज किया है उसको, लेकिन किसास के आप लायबल नहीं होंगे, ठीक है। अब पहला जो बताया गया है वो पहले में ये बताया गया है कि व्हेन द ऑफेंडर इज़ अ माइनर और इनसेन। पहले कंडीशन क्या है कि अगर जो ऑफेंडर है जिसने जुर्म किया है वो माइनर है, ठीक है, अंडर एज है, या फिर वो इनसेन है। इनसेन से मुराद यहाँ पे ये है कि उसको इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि वो क्या कर रहा है वो अपने एक्ट को पहचान ना सके, कि वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा कर रहा है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। इनसेन में वो आएगा, ठीक। तो अब यहीं पे फर्दर आगे बताया गया है कि प्रोवाइडेड डेट ही शैल बी लाइबल टू अर्श, ठीक है, लाइबल टू अर्श आल्सो टू ताज़ीर टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द एज ऑफ द ऑफेंडर, सर्कमटेंसेस ऑफ द केसेस एंड द नेचर ऑफ द हर्ट कोज्ड। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बताया है कि भाई अगर वो माइनर है ऑफेंडर या फिर इंसान है तो उसको आप अर्श दोगे, फिर उसको आप किसास नहीं देंगे, ठीक है ना। आप फिर वो उसको अर्श देंगे, ठीक है, या फिर ताज़ीर देंगे एज अ पनिशमेंट। अब वो कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करेगी एज देखकर ऑफेंडर की, कि अगर वो माइनर है तो फिर वो मतलब क्या है उसकी एज, वो 7 ईयर्स का है, 5 ईयर का है, 12 है, 14 है। तो 18 से जो नीचे होते हैं वो अंडर एज होते हैं और माइनर कहलाते हैं, ठीक है। तो 18 से नीचे उसकी क्या एज है जो उसने ऑफेंस किया है। जब सर्कमटेंसेस देखे जाएंगे केस के, ठीक है, और नेचर देखी जाएगी कि उसने किस टाइप का हर्ट किया है, फिर उस हिसाब से उसको जो है ताज़ीर और अर्श जो है पनिश की जाएगी। अब यहीं पे बी क्लॉज है उसमें बताया गया, यानी कि सेकंड कंडीशन के जब के किसास जो है लायबल नहीं होता, वो है कि व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टेंस ऑफ द विक्टम कोज हर्ट टू हिम। अब यहाँ पे उसके कहने का क्या मकसद है, वो ये कह रहे हैं कि जब ऑफेंडर ने विक्टम के कहने पे उसको हर्ट कॉज किया हो, ठीक है, अगर उसके कहने पे उसने उसको हर्ट कॉज किया है तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑफेंडर जो है ताज़ीर का लायबल होगा और जिस टाइप की उसने हर्ट उसको कॉज की होगी उसी हिसाब से जो है फिर उसमें जो उसको ताज़ीर बताई गई होगी वो दी जाएगी। अब यहीं पे सी क्लॉज है उसमें बताया गया है कि व्हेन द ऑफेंडर हैज़ कॉज इतलाफ वज़ू of a physically imperfect organ of the victim and convict does not suffer from the similar physical imperfection of such organ। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ऑफेंडर था उसने क्या करा, इतलाफ उदू कॉज किया, ठीक है, किसी फिज़िकली इम्परफेक्ट ऑर्गन का। इतलाफ उदू मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि उसका जो ऑर्गन है उसको कट ऑफ कर देना, बॉडी से अलग कर देना। अब फिज़िकली एक ऑर्गन जो था बंदे का वो पहले से इम्परफेक्ट था, इट मीन्स कि उसका एक हाथ नहीं था, ठीक है। अब जो ऑफेंडर ने उसको हर्ट जो कॉज किया है उसी हाथ पे मारा है, ठीक है, उसी साइड पे उसने उसको हर्ट मारी। तो जिससे मतलब ये डर था कि अगर उसका हाथ सही सालिम पूरा मौजूद होता तो वो कट ऑफ हो जाता, कट जाता, लेकिन जो विक्टिम था उसको वो पेन सफ़र करना नहीं पड़ा क्योंकि उसका हाथ तो पहले से ही कटा हुआ था, उसकी तो पहले से इम्परफेक्शन थी, ठीक है। तो अब जब ऐसा केस होगा तो उसमें क्या होगा कि provided that the offender shall be liable to arsh and may also be liable to ताज़ीर provided for the kind of hurt caused by him, ठीक है। अब जो ऑफेंडर है ना फिर उसको अर्श और वो लाइबल होगा ताज़ीर का उस हर्ट के हिसाब से जिस टाइप का उसने उसको कॉज किया होगा, ठीक है। अब यहीं पे जो डी क्लॉज है उसमें बताया गया है कि व्हेन द ऑर्गन ऑफ द ऑफेंडर लाइबल टू किसास इज़ मिसिंग। अब आप जो है एक बंदे को किसास जो है लाइबल करने वाले हो क्योंकि उसने अगले बंदे को हर्ट कॉज किया है, लेकिन किसास का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसास की मीनिंग ये है कि आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, यानी कि जिस तरीके की उसने उस बंदे को चोट दी है आप सेम
उसी टाइप की, उसी ही मिकदार में समझ लें कि बिल्कुल सेम, आपने ना कम ना ज़्यादा, वैसी ही उसको पनिश करनी है, ठीक है, वो चोट, ठीक है। किसास का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे जैसे कि कोई ए है, ए पर्सन है, उसने बी की हाथ को काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो किसास का लायबल होता है, ठीक। लेकिन ए का क्या है, पहले से हाथ मौजूद नहीं है, उसका हाथ एक पहले से ही कटा हुआ है, ठीक है। बी का उसने राइट हैंड जो है कट किया था, इतलाफ़ उदू किया। अब ए जो है किसास का लायबल हो रहा है। अब उसको किसास क्या होगा कि उसका भी राइट हैंड काटा जाए, लेकिन उसका राइट हैंड तो पहले से ही मिसिंग है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कंडीशन बताई है कि जब ऑफेंडर का जो है वो किसास के लिए लायबल है, लेकिन जो ऑर्गन जिस पे वो लायबल हो रहा है वो पहले से ही मिसिंग है, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, वी शैल बी लायबल फॉर अर्श और आल्सो फॉर ताज़ीर, जिस टाइप का उसने हर्ट कॉज किया है उस टाइप की उसको मिलेंगी। अब नीचे ये जो कुछ इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, इनसे जो है और क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रीड आउट करती हूँ कि ए एम्प्यूटेट्स द राइट एयर ऑफ जी का जो राइट ईयर है ना, उसको वो हर्ट कॉज करता है, कट करता है, ठीक है। द हाफ ऑफ विच वाज ऑलरेडी मिसिंग, जबकि उसका पहले से आधा कान मिसिंग था, वो उसको पूरा ही ख़त्म कर देता है। इफ़ एज राइट ईयर इज़ परफेक्ट, अगर ए का जो पहले राइट ईयर था वो परफेक्ट होता तो ही शैल बी लायबल टू अर्श एंड नॉट किसास, ठीक है। तो उसको किसास नहीं होगा, उसको जो है अर्श के लिए वो लायबल होगा। अब यहाँ पे इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इसकी मीनिंग क्या है, वो ये कह रहे हैं कि ए ने क्या करा है, जी के कान को कट किया, ठीक है, उसको हर्ट दिया, लेकिन उसका जो कान था ना वो पहले से ही आधा मिसिंग था, ए ने पूरा ख़त्म कर दिया। अब आप ए जो है किसास के लिए लायबल होगा, ठीक है, लेकिन भाई उसका तो कान पूरा कंप्लीटली परफेक्ट मौजूद है ना ए का, और जी का तो पहले से ही नहीं था, उसका तो आधा पहले से ही मिसिंग था। तो यहाँ पे जो किसास की जो क्या कहना चाहिए क्वांटिटी हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, उसको सज़ा ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि उसका कान पहले से आधा नहीं था, ए का पूरा मौजूद है, तो आप उसका पूरा कान कैसे ख़त्म कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे ए जो है किसास के लिए लायबल नहीं होगा, वो अर्श के लिए लायबल होगा, ठीक है। अब यहीं पे जो सेकंड है उस पे बताया गया है, इफ़ इन ही अबव इलिस्ट्रेशन के, पहली वाली जो मैंने अभी इलिस्ट्रेशंस बताई है, जीज एयर इज़ फिज़िकली परफेक्ट, अगर जी का जो एयर था वो फिज़िकली परफेक्ट होता है, यानी कि अगर उसका पूरा कान मौजूद होता जी का, बट विदाउट पावर ऑफ हियरिंग, लेकिन उसकी सुनने की सलाहियत नहीं होती मौजूद उस पर, तो ए शैल बी लायबल टू किसास, तो फिर ए जो है लायबल टू किसास होगा, बिकॉज द डिफेक्ट इन जीज ईयर इज़ नॉट फिजिकल। अब यहाँ पे ये जो कहना चाह रहे हैं ना वो ये है कि देखें, आप किसास के लिए कब लायबल होते हो, जब आप जो है किसी को फिज़िकली कोई हर्ट दे रहे हो। इतलाफ़ उदू का मतलब क्या है कि आप उसका ऑर्गन कट कर रहे हो। यहाँ पे इतलाफ़ सलाहियत उदू की बात नहीं हो रही कि उसका फंक्शनिंग पावर ख़त्म कर दो। इतलाफ़ उदू आपने किया है तो आप किसास के लायबल होते हो। अब पहली वाली जो थी एग्जाम्पल, उसमें वो किसास के लिए क्यों लायबल नहीं हुआ, क्योंकि उसका कान पहले से इम्परफेक्ट था, ठीक है, इसलिए उसको किसास लायबल नहीं हुआ। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें कह रहे हैं कि भाई उसका फंक्शन कान तो काम करता ही नहीं था, पहले से कट भी गया तो क्या फ़ायदा, तो मतलब उसको कौन सा ऐसा नुकसान हो गया बड़ा, कान तो वैसे भी काम नहीं कर रहा था। भले उसका कान काम नहीं करता हो, लेकिन फिज़िकली मौजूद तो था ना, आपने उसका कान ही हटा दिया, एक कान उसका बाकी रह गया है, तो आपने उसको फिज़िकली इम्परफेक्ट कर दिया है, ठीक है, इतलाफ़ उदू किया आपने, इसलिए आप किसास के लायबल होंगे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आई थिंक सो कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं 337N, ठीक है, 337N, जिसमें बताया गया है कि केसेस इन विच किसास फॉर हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। अब पहले जो 337M था उसमें बताया था कि वो कौन से केसेस है जिसमें किसास लायबल नहीं होता, यानी कि आपने वो काम किया है कि किसास के लायबल आप हो सकते हो, लेकिन वो होगा नहीं किसास, ठीक है। अब ये वो केसेस बताए गए हैं जिनमें किसास जो है इन्फोर्स आप नहीं करवा सकते, इन्फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो कौन से केसेस हैं वो बताए गए हैं कि व्हेन
द ऑफेंडर डाइज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ किसास। ठीक है, किसास के लिए बंदा लाइबल है, हर चीज़ ठीक है, मौजूद है भाई, कोई इम्परफेक्शन या परफेक्शन नहीं है, लेकिन किसास एग्जीक्यूट यानी कि उसको वो सज़ा देने से पहले ही वो बंदा मर जाता है। तो अब आप खुद बताएं, ये तो अंडरस्टूड बात है कि किसास कैसे फिर एग्जीक्यूट करवाएंगे हम, तो इन्फोर्स नहीं होगा। ठीक है, एक ये हो गया क्लियर। सेकंड बोला गया है कि व्हेन द ऑर्गन ऑफ द ऑफेंडर लाइबल टू किसास लॉस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द किसास। सिंपल सी बात है कि भाई जिस ऑर्गन पे उसको किसास लाइबल होना था, यानी कि उस बंदे का हाथ काटना था, ठीक है, क्योंकि उसने अगले बंदे को हाथ काटने की हर्ट दी थी, ठीक है, लेकिन जब उसको पनिश करने से पहले ही किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ जो है लॉस हो जाता है, अब कैसे किसास लाइबल होगा, ठीक है, सॉरी इन्फोर्स होगा, क्योंकि पहले ही उसका जो है ना हाथ ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में भी किसास जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। Provided that offender shall be liable to arsh and may also be liable to ताज़ीर provided for the kind of hurt caused by him। अब ऐसी कंडीशन जिनमें किसास जो है वो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो या तो बंदा पहले से मर गया है या फिर उसका जो है ऑर्गन जिस पे उसको किसास मिलना था वो पहले ही लॉस हो गया एग्जीक्यूट होने से पहले। तो अब वो बंदा अर्श के लिए लाइबल होगा और ताज़ीर के लिए भी लाइबल होगा, जिस टाइप का उसने उसको हर्ट दिया होगा वो। अब आपके जहन में ये सवाल हो रहा होगा पहले वाले एक क्लॉज को देखकर कि वो बंदा मर गया तो फिर अब कैसे वो अर्श और ताज़ीर उसको मिलेगी। तो उसकी जो एसेट्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, फिर उसके ज़रिए जो है जो विक्टिम है या विक्टिम की जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है फिर कंपनसेट किया जाएगा, फाइन्स दी जाएंगी, ठीक है, ऐसे होगा। अब जो सी क्लॉज है उसमें बताया गया है कि व्हेन द विक्टिम वेव्स द किसास और कंपाउंड द ऑफेंस विथ बदले सुलह। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई उन्होंने वेव ही कर दिया है, ठीक है, उस बंदे से हटा दिया कि भाई हम माफ़ कर रहे हैं, या फिर वो आपस में क्या करते हैं, सुलह कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई चलो हम किसास नहीं देते, कोई और जो है सज़ा हो जाए, या फिर जो है क्या होता है कोई कंपनसेट कर दे, रकम वकम देकर जो कहते हैं ना आपस में सुलह करवा लेना, वो हो जाए, तो जब भी किसास इन्फोर्स नहीं होगा ऑब्वियसली। अब जो और क्लॉज है उसमें बताया गया है कि व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवोल्व्स ऑन द, अच्छा ठीक है, अच्छा ये यहीं से कंटिन्यू कर रहा है, मैं इसको दोबारा रीड आउट करती हूँ कि व्हेन द विक्टिम वेव्स द किसास और कंपाउंड द ऑफेंस विद बदले सुलह। यहाँ पे एल है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जब क्या है कि किसास जो विक्टिम है वो वेव कर देता है, माफ़ कर देता है, ठीक है, या फिर वो बदले सुलह में कंपाउंड कर देता है, इट मीन्स कि उसने एडजस्टमेंट कर लिया आपस में, या फिर और when the right of qisas devolves on the person who cannot claim qisas against the offender under this chapter। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि या फिर किसास का जो राइट है उस बंदे पे जा रहा है जो किसास क्लेम नहीं कर सकता अगेंस्ट द ऑफेंडर, ठीक है। अब ये समझने के लिए जो हमारा पिछला सेक्शन है उसमें बताया गया है, ठीक है, कि कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो किसास क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो कौन से ऐसे पर्सन्स हैं और कौन से सेक्शन में बताया गया है वो मैं आपको बताती हूँ, ये है वो, ठीक है, सेक्शन 307 ऑफ पीपीसी, ठीक, केसेस इन विच किसास फॉर कत्ल अम्द शल नॉट बी इन्फोर्स्ड, ठीक है। अब ये कत्ल अम्द के उसमें बताया गया है कि वो ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें किसास जो इन्फोर्स नहीं होता, लेकिन इसी में जो है बताया गया है सी क्लॉज में कि व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवोल्व्स ऑन द ऑफेंडर एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ द वली ऑफ द विक्टिम और ऑन द पर्सन हु हैज़ राइट ऑफ द किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर, ये वाला जो है ना, ठीक है, ये वाला ये क्लॉज जो है हमें उससे कनेक्ट करता है कि भाई वो ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन पे किसास का राइट जो है रिवॉल्व अगर होता है तो वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है, क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब वो कौन से पर्सन है वो इसकी इलिस्ट्रेशन से हमें समझ में आएगा कि वो ऐसे कौन से पर्सन है कि जिन पे किसास का राइट अगर आता है तो फिर वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते, वो क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि कुछ ऐसा क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है, दरमियान में। तो अब वो क्या है वो मैं बताती हूँ, इलिस्ट्रेशन के ज़रिए आपको समझ में आएगा कि ए किल्स जी,
ए ने जी को किल किया। द मेटरनल अंकल ऑफ हिज सन बी, ठीक है, जो उसके मामू को, ठीक है ना, अपने बेटे के मामू को, यानी कि बी जो है, बी के फादर ने उसके मामू को किल किया। और जी जो है, यानी कि जो उस बच्चे का मामू है, हैज़ नो अदर वली एक्सेप्ट डी, ठीक है, अब उसकी कोई और वली नहीं है सिवाय डी के, ठीक। द वाइफ ऑफ ए, यानी कि उस बच्चे की माँ, ठीक, उसके अलावा उसके मामू का कोई और वली नहीं है। अब डी हैज़ द राइट ऑफ किसास फ्रॉम ए, बट अब जो डी है, यानी कि जो उस बच्चे की माँ है, उसके पास किसास का राइट डिवोल्व होता है, ठीक है, कि वो अपने भाई के खून का बदला ले, किसास इन्फोर्स करवाए। लेकिन इफ़ डी डाइज, लेकिन अगर डी मर जाती है, ठीक है, द राइट ऑफ किसास शैल डिवोल्व ऑन हर सन बी। अगर डी मर जाती, यानी कि उस बच्चे की माँ मर गई, तो उसके बाद अब वो जो राइट है वो बी पर जाएगा, यानी कि उस बच्चे पर जाएगा राइट, कि भाई वो अपने मामू के खून का बदला ले, ठीक। लेकिन अब जो बी है, हु इज़ आल्सो अ सन ऑफ द ऑफेंडर ए, अब जो मारने वाला है, यानी कि जो बाप था, ए था, उसका बेटा भी तो है ए, अब वो अपने बाप के ख़िलाफ़ कैसे किसास क्लेम कर सकता है? खुद सोचने वाली बात है। अगर उसने अपने बाप के खिलाफ किसास जो है क्लेम किया कि भाई मुझे मेरे मामू के खून का बदला चाहिए, तो उसकी लाइफ अफेक्ट होगी, ठीक है। मामू के खून का बदला लेगा, बाप को सूली पे चढ़वा देगा, तो उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जानी है, वो यतीम हो जाना है, तो वो अपने बाप के ख़िलाफ़ कैसे क्लेम कर सकता है? तो ये कंडीशन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देयर फॉर द किसास कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, तो इस वजह से किसास इन्फोर्स्ड नहीं हो सकता, ठीक है। यहीं पे सेकंड जो एग्जाम्पल है उससे भी अच्छे से क्लियर होगा कि क्या है। बी किल जी, बी ने जी को मार दिया। द ब्रदर ऑफ देयर हस्बैंड ए, यानी कि अपने देवर को मारा उसने। जी हैज़ नो हेयर एक्सेप्ट ए, अब जो जी था, यानी कि जो उसका देवर था, उसका अपने भाई के अलावा, यानी कि उस लड़की के हस्बैंड के अलावा कोई और एयर नहीं है, ठीक है, लीगल एयर नहीं है। हेयर ए कैन क्लेम किसास फ्रॉम हिज वाइफ, अब जो ए है वो अपनी वाइफ से किसास क्लेम कर सकता है, बट इफ़ ए डाइज, लेकिन अगर ए मर जाता है, द राइट ऑफ किसास शेल डिवोल्व ऑन हिज सन डी, तो अब उस उनका जो बेटा है उसके ऊपर किसास का राइट जाएगा कि वो क्लेम करे। लेकिन क्या है, वो बी का बेटा भी तो है, ठीक है, अब वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ किस तरीके से किसास जो है क्लेम कर सकता है? अब कि मुझे अपने चाचू के खून का बदला चाहिए, तो मैं अपनी माँ के ख़िलाफ़ जो है वो किसास इन्फोर्स करूँ, तो इस वजह से किसास इन्फोर्स नहीं होगा अगेंस्ट बी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें किसास जो है इन्फोर्स नहीं। अब हम वापस अपने उसी सेक्शन पे आ गए हैं कि हम क्या बात कर रहे थे, कि जब वो विक्टिम जो है किसास को वेव कर ले या बदले सुलह कर ले, या फिर ऐसे पर्सन के पास जो है किसास का राइट जाए जो कि अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता, जो कि अभी हम समझ कर आए हैं 307 सेक्शन की एग्जाम्पल से, कि बाप पे चला जाए, बेटे पे चला जाए, तो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ किससे कर लेगा, ठीक है, ऐसे कोई रिलेशनशिप्स। तो फिर ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे आप किसास जो है क्लेम नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आप देते हो कि जो ऑफेंडर है वो अर्श देगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी वली अदर देन द ऑफेंडर, अगर ऑफेंडर के अलावा कोई और वली मौजूद है, ठीक है। और एंड इफ़ देयर इज़ नो वली अदर देन द ऑफेंडर, अगर, ठीक है, अब वो किसास तो नहीं हो सकता ना, कोई और वली मौजूद है, तो फिर वो उसको पैसे देगा, ठीक है। अगर वली कोई है ही नहीं, ठीक है, ऑफेंडर के अलावा, जैसे कि वो बाप और बेटे वाला बच रहा था, कि अब कोई बचा ही नहीं है, बी भी मर गई, उसका मामू भी मर गया है, अब तो सिर्फ ऑफेंडर ही है, और उस बी जो बच्चा जो है वो ही कातिल है और वो ही वली भी है, ठीक है। ही शैल बी लाइबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हिम, तो अब वो जो है ताज़ीर के लिए लाइबल होगा जिस टाइप की उसने उसको हर्ट कॉज की होगी इसका। अब यहीं पे जो इसका सेकंड जो है 2 क्लॉज है उसमें बताया गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन दिस चैप्टर, नॉट विथ स्टैंडिंग की मीनिंग ये होती है कि चाहे पिछली जितनी भी बातें की गई है ना, उन सबको अब आप साइड में रख दें, चाहे कुछ भी कहा गया हो, अब जो हम कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है,
नॉट विथ स्टैंडिंग की मीनिंग ये होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, कुछ भी इस कंटेंट किया गया उस चैप्टर में, इन ऑल केसेस ऑफ हर्ट the court may having regard to the kind of hurt caused by him in addition to payment of arsh award tazir to an offender who is in previous convict habitual or hardened desperate or dangerous criminal। अब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जितनी भी बताई गई हैं पनिशमेंट्स कि अर्श होंगी या फिर ताज़ीर होगी, यही दी जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आप उन सारी चीज़ों को भूल जाएं। केसेस देखकर कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई बंदे को अर्श और ताज़ीर के साथ साथ एडिशनली और जो है कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी उस हर्ट के हिसाब से। अगर बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी कि वो ये काम करता आ रहा है, पहली बार उसने ये जुर्म नहीं किया, पहले भी वो कई बार कर चुका है, प्रीवियस कन्विक्ट यानी कि पिछले पहले भी उसको सज़ाएं हो चुकी है, हैबिचुअल है, वो बार बार ऐसे करता है, ठीक है, हार्डेंड, बड़ा ही कोई डेस्परेट टाइप का बंदा है, अग्रेसिव है, बस मतलब डेंजरस क्रिमिनल है, ख़तरनाक है लोगों के लिए। तो फिर कोर्ट जो है डिसाइड करेगी कि भाई उसको एडिशनली और क्या सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये सेक्शन जो है 337 एम से लेकर 337 सॉरी एन तक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 337 ओ से जो है हम आगे अगली वीडियो में करेंगे।